हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। तो जैसे आपको पता है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं पीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जो पीवाईक्यूज जो लास्ट ईयर जो भी कोई भी एग्जाम हुआ पीपीएससी के, उनके जो क्वेश्चन आए तो उनको हम वन बाय वन करके हमने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या क्या हुआ या इसके कैसे आंसर निकाले जा सकते हैं। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं, वो सेम सुपरिटेंडेंट होम का जो एग्जाम था उसके आगे जो क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं हम। तो देखिए इसके अंदर क्वेश्चन जो है, जो लास्ट जहां हमने छोड़ा था 30th पे, उसके बाद वेयर इज हैदर शेख दरगाह टॉम, दरगाह बेसिकली टॉम, लोकेटेड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन 1948, दिस प्लेस बिकम अ पार्ट ऑफ पेप्सू। तो ये काफी कुछ उन्होंने चीजें डिस्कस करी हैं। बेसिकली क्वेश्चन तो ये है कि भाई हैदर शेख जो टॉम है वो कहां पे है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बेसिकली, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चे इसको अज्यूम कर लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन, तो मैं नहीं डिनाई करता कि ये पंजाब का क्वेश्चन नहीं है, बट ये कोई हैदर शेख जो है, ये कोई आप इसको बोलो कि ये पंजाब से रिलेटेड है या इंडिया लेवल की हिस्ट्री में भी मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। अब अगर वो निजामुद्दीन औलिया का पूछ सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली में थे, ठीक है जी, निजामुद्दीन औलिया कौन से दिल्ली सल्तनत के राजा के टाइम पे थे, तो ये चीजें, या कौन से मुगल, तो ये चीजें आती हैं पेपरों के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। तो हैदर शेख जो टॉम है वो कहाँ पे आज की डेट में है, वो आपका मलेरकोटला में है। और रही बात ये जो लिखा है, थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री को ही बता देता हूँ, ये इंडिया का ही पार्ट रहेगा, इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट रहेगा। अगर आपको पता हो कि जो पहले प्रिंसली स्टेट्स होती थी, 8 बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था और एक नई बॉडी बना दी गई थी। 1948 में उनको डिसॉल्व कर दिया गया था प्रिंसली स्टेट्स को, और 1948 में एक बॉडी बना दी गई थी जिसका नाम था पेप्सू, 1948 से 1956 तक। तो 1948 में पेप्सू बनाया गया। पटियाला, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहती है जी, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। फुल फॉर्म क्या है पेप्सू की, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। 1948 में बनाया गया, 56 तक ये चला, ठीक है जी। तो ये पेप्सू था। बाद में फिर इसी में जो शिमला वगैरह थी ये भी इसी का पार्ट रहते थे। और ये पेप्सू की थोड़ी सी बातें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्सू एक्चुअली था क्या। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन थी, 1948 में बनी थी। तो क्वेश्चन है कि हैदर शेख टॉम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड, आंसर इज मलेरकोटला। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, ए। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज नॉट गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ओवर विच ऑफ द दीज रिवर। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो पानी को लेकर डिस्प्यूट था वो सॉल्व हुआ। एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम इंडिया के प्रधानमंत्री थे। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बातें क्या हुई कि जो इंडस रिवर है, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इस ट्रीटी के अंदर क्या बात हुई है, इस ट्रीटी के अंदर बात हुई है कि जो अपर 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों का कंट्रोल, जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल है वो पाकिस्तान के पास रहेगा, और नीचे वाली 3 नदियों का कंट्रोल जो है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया के पास रहेगा। तो क्वेश्चन अभी क्या है, ऊपर वाली 3 नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान के पास, उनका फ्लो हम उनका पानी के फ्लो को चेंज नहीं कर सकते। हालांकि हमने झेलम के ऊपर एक डैम बना रखा है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, जिसको लेके पाकिस्तान ने हमारे ऊपर केस भी कर रखा है, या वो केस हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जीत भी चुके हैं। हम कहते हैं कि हम पानी के फ्लो को चेंज नहीं कर रहे, पाथ को चेंज नहीं कर रहे, हम तो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही ऊपर वाले 3 नदियों का पानी का कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, नीचे वाला इंडिया के पास है 3 नदियों का। और इंडिया इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 20% पानी यूटिलाइज कर सकता है उन नदियों का। 20% पानी हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं उन नदियों का। और क्वेश्चन क्या है कि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कौन सी नदी का इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि नीचे वाली 3 नदियों का है, रावी का है, ब्यास का है, सतलुज का है। तो आंसर क्या रहेगा, रावी का है यस, ब्यास का है यस, सतलुज का है यस, बट चेनाब का हमारे पास अधिकार नहीं है, ठीक है जी। चेनाब का हमारे पास राइट नहीं है, तो इसलिए आंसर आएगा चेनाब। तो आंसर क्या रहेगा जी, इसका डी आंसर रहेगा। और रही बात, पंजाब के पीपीएससी ने एक बार एग्जाम के अंदर मे बी कोऑपरेटिव या पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि बगलीहार डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम, बगलीहार डैम, दुलहस्ती डैम, सलाल डैम, ये डैम कौन सी रिवर पे हैं। तो उस टाइम पे आंसर क्या था, चेनाब। चेनाब रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं।
दुल्हस्ती, बगलीहारा और सलाल डैम। तो ये भी क्वेश्चन पीपीएससी का ही है, पूछ चुका है पीपीएससी इसको एक बार। तो ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी आपको समझ लगी होगी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम की एक ट्रीटी है, नदियां का पानी बांटा गया था। कई बार इंडियन गवर्नमेंट ये न्यूज में चलती है, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर लास्ट टाइम कुछ काफी बड़े टेरर अटैक किए थे, पाकिस्तान से हुए थे, तो तब हमने ये बात करी थी कि हम इस ट्रीटी को खत्म कर देंगे। इस ट्रीटी को खत्म करने का मतलब है कि हम ऊपर वाली 3 नदियों के पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, किधर भेजना, डाइवर्ट कर सकते हैं। बट ये उस टाइम पे हमने इसको खत्म नहीं किया। आज भी ये एक संधि है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रखी है, और इस संधि को करवाया गया था, मीडिएशन किसने थी, मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक, इस ट्रीटी के अंदर, जो इंडस वाटर ट्रीटी है। समझ लग गया होगा आपको क्या चीज है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिख गुरुज। देखो एक क्वेश्चन है सिख गुरुओं के बारे में। अब बेसिकली ये क्वेश्चन पंजाब जीके का तो है ही है, ये इंडियन हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, क्योंकि भाई सिख रिलीजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये पार्ट ऑफ इंडियन, जो इंडिया के अलग अलग रिलीजन, उसमें सिख रिलीजन भी एक पार्ट है। और क्वेश्चन क्या है, देखिए, अब 10 गुरु हैं सिखों के, आपको पता होगा, जो पंजाब के स्टूडेंट है, बाकी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा आइडिया होगा। तो श्री गुरु हर राय बिकम द 7th सिख गुरु आफ्टर श्री गुरु हरगोबिंद साहब। तो उसने पूछा कि कौन से सही है, कौन से, मतलब स्टेटमेंट अबाउट द सिख गुरुज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, करेक्ट पूछे हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, बंदा सिंह बहादुर वाज अपॉइंटेड एज अ मिलिट्री लीडर ऑफ द सिख बाय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आपको पता हो तो हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में एक पर्सन आता है लेटर मुगल, जिसका नाम है फारूक सियार। फारूक सियार वो बंदा है जिसने बंदा सिंह बहादुर को एग्जीक्यूट किया था, मतलब मारा था या मरवाया गया था। तो फारूक सियार वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, वो आप कह सकते हो कि लेटर मुगल से एक टॉपिक है, फारूक सियार का एक जिक्र होता है। ठीक है जी, तो उसने इनको एग्जीक्यूशन किया था। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर को, ये मिलिट्री लीडर, इनको किन्होंने अपॉइंट किया था, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10th गुरु हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी गेव सिख अ न्यू स्क्रिप्ट कॉल्ड गुरुमुखी। आपको पता होगा कि एक स्क्रिप्ट है गुरुमुखी जिसमें लिखा जाता है, कहते हैं वो सिखों के अर्जुन देव जी, गुरु अर्जन देव जी ने इसको दिया था। ये गलत स्टेटमेंट है, ये सिखों के 2nd गुरु गुरु अंगद देव जी ने इसका शुरुआत करी थी, तो ये गलत स्टेटमेंट रहेगी। लास्ट, श्री गुरु तेग बहादुर रोट 2 swords ऑफ मीरी एंड पीरी टू रिप्रेजेंट द वर्ल्डली एंड टेम्पोरल पावर ऑफ द सिख, गलत। ये 6th गुरु ने किया था, जिनका नाम था श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। मीरी और पीरी का कंसेप्ट वो लेके आए थे। ठीक है जी, मीरी और पीरी का कंसेप्ट वो लेके आए थे। तो लास्ट वाली 2 स्टेटमेंट्स गलत रहेंगी, पहली और दूसरी सही है। तो यहाँ आंसर हमारा बनेगा सी, 1 और 2 ओनली। तो ये रहा हमारा सी आंसर। तो ये बेसिकली थोड़ा, अब मुझे नहीं लगता कि वो डीप पूछ रहा है। जो पंजाब का स्टूडेंट है उसके लिए तो ये बिल्कुल इजी चीज है, जो बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर चला गया है। बट ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं, अगर ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री की भी मैं बात करूं। जेरेमिया मैनेल वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री एक्स। एक कंट्री का जिक्र कर रहा है, कहता है कंट्री एक्स के एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जेरेमिया मैनेल, विच इज लोकेटेड इन मेलानेशिया ओशियानिया, मतलब पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है, साउथ पैसिफिक का। आइडेंटिफाई द कंट्री एक्स विच हैज होनियारा एज इट्स कैपिटल, कहते हैं उसकी कैपिटल होनियारा है। ठीक है जी, प्रधानमंत्री वहां पे ये चुने गए हैं। ये कुछ, जब ये पेपर आया तो ये करंट अफेयर में चल रहा था कि वहां नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इसलिए ये करंट अफेयर में उन्होंने डाल दिया, थोड़ा सा हिंट देके डाल दिया। और इस क्वेश्चन का आंसर है सोलोमन आइलैंड। क्या आंसर है जी? सोलोमन आइलैंड, जो कि एक सदर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और उसकी कैपिटल है होनियारा, और वहां के नए प्रधानमंत्री जेरेमिया मैनेल चुने गए थे। अब हम कहते हैं कि सर प्रधानमंत्री हर कितने देशों के हम याद करें, तो बहुत रेयर है यार कि सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। यहां उसने प्रधानमंत्री का नाम लिखा, फिर उसने बताया कि ये जगह कहां पड़ रही है, फिर उसने बताया कि इसकी कैपिटल कौन सी है, उसने 3 हिंट दिए, कोई एक ही पे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आंसर इज सोलोमन आइलैंड, डी आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट, कुछ जगहों के नाम दिए और बोला है, कहता जो आपके न्यूज में आप सुनते हो, और कहता बताओ क्या ये सही मैच कर रहे हैं। सबसे पहला नाम गाजा, और सामने लिखा लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। यार गाजा तो इतना न्यूज में रहता है, जिन लोगों को लग रहा है कि सर ये क्या है, भाई गाजा तो इतना न्यूज में है। इजराइल और पैलेस्टीन का इशू जो है
वो गाजा पट्टी को लेके ही तो है, एक गाजा पट्टी है जो उसको लेके इशू चल रहा है। तो गाजा स्ट्रिप का जो इशू है वो इजराइल और पैलेस्टीन के आसपास है। तो साउथ अमेरिका का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, लेटिन अमेरिका तो नहीं आएगा। उसके बाद कोसोवो, कोसोवो एक कंट्री है जो कि आपकी यूरोप में पड़ती है बेसिकली, ठीक है जी, ईस्टर्न साइड यूरोप में पड़ती है। तो कैरेबियन सी तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे कैरेबियन सी है, तो इसका आंसर ये तो नहीं आएगा। ये तो यूरोप का पार्ट है, ये जो यूरोप का पार्ट है ये तो इसका यहाँ पे पड़ती है ये जगह जो कोसोवो है। नागर्नो कैराबेक, नागर्नो कैराबेक भी थोड़ा सा न्यूज में चल रहा था, पाकिस्तान की बिल्कुल ये जगह नहीं है, ये जगह बेसिकली अजरबैजान में पड़ती है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तो वहां की एक जगह है। तो तीनों स्टेटमेंट्स देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, समझो एक चीज को, हमें थर्ड के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि थर्ड के बारे में नहीं पता, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको गाजा और कोसोवो बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको पता है पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, कोई ऑप्शन बन रहा है, ओनली 3 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा, डी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या रहेगा जी आपका, डी, नन ऑफ द अबव। तो ये बेसिकली चीजें समझनी होती हैं, इन चीजों के ऊपर ऐसे क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन पता हो, बहुत 2 ऑप्शन भी पता है तो आंसर आ रहा है, अगर 3 ऑप्शनों का क्वेश्चन है। Which of the following groups categories is the primarily beneficiaries of the following steps taken by the Indian state? सबसे पहला पेसा एक्ट। अब पेसा एक्ट क्या है यार, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, क्या फुल फॉर्म है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पेसा। 1996 में ये एक्ट आता है, पेसा एक्ट 1996 में आया। अब इसका मोटिव क्या है, देखो इंडिया में पंचायती राज है, आपने पढ़ा है कि संविधान का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक पंचायती राज चीज आई इंडिया के अंदर, पंचायती राज। बट इंडिया के जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज, अब आप बोलोगे सर शेड्यूल एरियाज कहाँ पे हैं, जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपके संविधान का एक शेड्यूल है 5, शेड्यूल 5th, शेड्यूल 5th के अंदर 10 राज्यों का जिक्र है, 10 स्टेट्स। देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने तो पढ़ा था कि शेड्यूल में एक 4 स्टेट्स आती हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वो 6th शेड्यूल की बात होती है, 6th शेड्यूल की। यहाँ बात हो रही है 5th शेड्यूल की, संविधान के टोटल 12 शेड्यूल है संविधान में, जो संविधान का 5th शेड्यूल है उसमें 10 राज्य आते हैं। ये 10 राज्यों का जो शेड्यूल एरियाज है, तो यहाँ पे जो पंचायत एस्टेब्लिश करनी है, यहाँ पे जो पंचायती राज एस्टेब्लिश करना है, वो वाला नहीं हम करेंगे, इनको कुछ अलग पावर्स दे रखी है यहाँ की जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो यहाँ पे पंचायत एस्टेब्लिश करनी है, तो इनके लिए एक अलग से एक्ट आया था जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ये एक्ट 1996 में आया था, ठीक है जी, शेड्यूल एरियाज में पंचायत को एस्टेब्लिश करना। सेकेंड, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, EMRS, ये जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उनके लिए स्कूल बनाए गए हैं, उनको वहां पढ़ाया जाएगा, इवन रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। लास्ट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यार जंगलों में जो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस, वो जंगलों में कौन रहते हैं, ट्राइबल लोग, ठीक है जी, तो वो जो जंगलों से निकालते हैं, लेते हैं चीजें, तो उनको उनपे MSP मिलेगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, तो ये बेसिकली MSP। तो वो कहता है जो ये तीनों चीजें हैं, जो ये तीनों सरकार ने हमारी ने शुरू कर रखे हैं कंसेप्ट, ये किन के लिए हैं, पहला ऑप्शन शेड्यूल कास्ट, नो, SC के लिए तो नहीं है। सेकंड शेड्यूल ट्राइब्स, यस ये आंसर हो सकता है। मार्जिन एंड स्मॉल फार्मर, नहीं ये आंसर नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो ये आंसर नहीं है। तो ये इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट के किसके लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। क्वेश्चन का लेवल देखो, एक हिंट नहीं दिया क्वेश्चन में, 3 हिंट दिए हैं, कुछ तो पता हो आप लोगों को, कुछ तो पता होना चाहिए। तो ये शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, तो वो यही पूछ रहा है, कहता है ये सरकार इन चीजों के अंदर किन को बेनिफिट्स देती है, तो आंसर इज शेड्यूल ट्राइब्स, तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। वैटसन क्रिक मॉडल इज एसोसिएटेड विद, ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है साइंस का, इसका आंसर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके वैटसन एंड क्रिक एक मॉडल आया था, तो उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये क्या होता है। चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो आप लोग मुझे बताओगे या आप लोग सर्च करोगे कि डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है, ठीक है जी, आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
सोनोरा एंड लर्मारोजो आर द वराइटीज ऑफ। मैं सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, ये जो दो वराइटीज हैं ये मैक्सिको से, इवन इंडिया ऑल्सो इम्पोर्टेड, इंडिया ने ये इंपोर्ट किए थे मैक्सिको से, ये दो वराइटीज हैं। अब इंडिया ने तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी हमने कुछ इंपोर्ट किया था मैक्सिको से। तो ये जो दो वराइटीज हैं ये किस चीज की वराइटीज हैं, मैक्सिको में ये पाई जाती हैं, सोनोरा एंड लर्मारोजो। तो आंसर आएगा भाई वीट। ये वीट की वराइटीज हैं, मैक्सिको में पाई जाती हैं। ठीक है जी, बड़ी फेमस है ओवरऑल इन द वर्ल्ड या इन होल वर्ल्ड, या आप कह सकते हो इसको इंडिया भी इंपोर्ट करता है। ये दो वराइटीज हैं वीट की, सोनोरा एंड लर्मारोजो। कंसेप्ट वो उसको चाहिए क्लैरिटी आप लोगों से कि भाई आप कितना का पढ़ते हो, आपकी डेली सेल्फ स्टडी कितनी है। जरूरी नहीं कि ये कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ाएगा, बट मुद्दा तो ये है ना कि आपको पता होना चाहिए कि कई बार ये चीजें हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो वो हम एडिटोरियल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती है चीजें, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कहते हैं सर ये सिलेबस तो नहीं है। ये सिलेबस ही है भाई, ये आप लोगों का सिलेबस है। कौन सा सिलेबस है? जो आपकी सेल्फ स्टडी है वो सिलेबस है ये। ठीक है ना। हमारा टीचर्स का काम क्या होता है? आप लोगों को गाइड करना कि यार ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा। जैसे मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ, अभी आगे पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, कुछ आगे कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि यार ये देखो ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ, इसको आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। बट उसके बाद सेल्फ स्टडी करना तो आपका काम है ना। ठीक है जी, हमारा काम है आपको गाइड करना, सही से बताना कि ऐसे डायरेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका काम है उन चीजों को पढ़ना। ठीक है जी। अगर हम इनकेस ब्राइट एकेडमी अगर बैच भी शुरू करेगी पीपीएससी का, तो वहां उसमें मैं जीएस करवाता हूँ। बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, सारे ज्यादातर सब्जेक्ट मेरे पास होते हैं वहां जीएस के। तो वहां हम चीजों को आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये क्वेश्चन पुराने आ चुके हैं पहले। तो ये आपको क्लियर कर दिया, अब आपके दिमाग में आ गया कि सर हमें इस पे ध्यान रखना है। तो बस वो चीज होती है, जब आप उसको पढ़ोगे तो हो सकता है एक दो चीजें और एक्स्ट्रा मिल जाए। तो ये फायदे होते हैं, सेल्फ स्टडी का तो फायदा हमेशा होता ही है। ठीक है जी। आगे देखो, बाल्टोरो, बायफो, छोटा सिंगरी एंड लोलोफोंड आर हॉट डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। यार मैंने तो कभी डेजर्ट्स के नाम सुने नहीं। डेजर्ट तो मैंने इंडिया में सुना है कि थार डेजर्ट है। ठीक है जी, मैंने यही सुना है। या नुब्रा वैली में है, नुब्रा में ठंडे कोल्ड डेजर्ट्स हैं। वॉल्केनोज ऑफ इंडिया, मैंने यार वॉल्केनोज भी ऐसे नहीं सुने कभी, क्योंकि इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, उसका नाम है बैरन आइलैंड, और वो अंडमान निकोबार में है। एक ही एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में, वो बैरन आइलैंड है, वो अंडमान निकोबार में है। तो आंसर ए भी सही नहीं हो सकता, बी भी सही नहीं हो सकता। और मैनग्रूव्स ऑफ इंडिया, मैनग्रूव्स एक ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी रूट्स पानी के अंदर होती हैं। ठीक है जी, ये इंडिया के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। इन जंगलों के नाम तो मैनग्रूव्स फॉरेस्ट ही होता है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या आंसर? ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कराकोरम रेंज है, ये बोल्टारो हो गया, बाइफो हो गया, कराकोरम जो इंडिया है, इंडिया का बिल्कुल यहाँ पे एक माउंटेन, सॉरी ये इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं कराकोरम, बिल्कुल ऊपर टॉप पे कराकोरम। ठीक है जी, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट बोलते हैं। तो कराकोरम रेंज में ये कुछ ग्लेशियर्स हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखे हैं आप लोगों ने। जैसे आपने बोल्टारो सुना होगा, सियाचिन सुना होगा, हिस्परा सुना होगा, तो ये कराकोरम रेंज के ग्लेशियर हैं। हाँ, एक बात आपको और बता दूं, हिमाचल एचएएस का क्वेश्चन है कि मिलम ग्लेशियर कहाँ पे है। मिलम, हिमाचल एचएएस, मिलम ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन हिमाचल एचएएस का है। तो बताइए भाई, क्या ये उत्तराखंड में है? क्या ये कुमाऊं हिमालयस का पार्ट है? कहाँ पे पाया जाता है मिलम ग्लेशियर? तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है जी। जेमू ग्लेशियर मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, जेमू ग्लेशियर, ये कभी ना कभी पेपर में जरूर आएगा। तो आपने देखना है जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं ये ग्लेशियर्स के नाम दे रखे हैं कि कौन से ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो। अब हमें यार जरूरी नहीं ना पता हो सारी चीजें। इंडिया में डेजर्ट है, कभी सुना है बोल्टारो डेजर्ट है इंडिया में, बाइफो डेजर्ट है, छोटा सिंगरी डेजर्ट है, लोलोफोन डेजर्ट है? मैंने तो यार ऐसा कभी सुना ही नहीं है। और वॉल्केनोज ऑफ इंडिया में ऐसे वॉल्केनो भी हमने नहीं सुने। बेसिकली क्या चीजें होती हैं जो आपका सॉरी बेसिकली जो क्या चीजें होती हैं, जैसे हमें पता है कि यार ये तो हो नहीं हो सकता, तो जहां आपका दिमाग स्ट्राइक कर रहा है कि यार ये आंसर इसका बन सकता है, तो वो ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया ही इसका आंसर आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सिमिलर फूड स्टफ। कहता कौन सी चीजें जरूरी हैं हमें फूड स्टफ्स को, अगर हमें बचा के रखना फ्रूट्स को या फूड स्टफ को, तो समझो यार एक क्या पूछा उसने। कहता अगर हमने फूड प्रोडक्ट्स को बचा के रखना है तो कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी हैं। सबसे पहला डीप फ्रीजिंग कर सकते हैं बिल्कुल, चीजों को बचाने के लिए डीप फ्रीज करते हैं लोग। सॉल्ट लगाया जा सकता है, कई चीजों को हम सॉल्ट लगा के रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यस शुगर से भी कई चीजों को हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमें नहीं पता कि सन ड्राइंग से चीजें, सन ड्राइंग का हमें आइडिया नहीं है, अब हमें पता है कि डीप फ्रीज से, सॉल्ट से, शुगर से हम चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमें पता है 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। हमें सन ड्राइंग का नहीं पता, तो यार ऑप्शन ढूंढो ना, 1 2 3 तो कहीं है ही नहीं ना। आंसर क्या आएगा 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर क्या बनेगा डी। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपको समझनी है। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही हो, मैं ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूं, कई चीजें दिमाग से भी आंसर लगाने हैं। आहर, पाइंस, ज़ैबो, वाव एंड कुल, ये क्या चीजें हैं। अब ये आज की बातें नहीं है, ये चला गया क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहते हैं ये टर्म्स किस लिए यूज होती थी। आहर, पाइंस, ज़ाबो, वाव का जिक्र ये बेसिकली गुजरात वाले एरिया में, वाव गुजरात में बोलते थे, या राजस्थान में इनको बाउली कहते थे। बाउली शायद कुछ लोगों के दिमाग में अब स्ट्राइक कर गई होगी चीज कि बाउली वो चीज होती थी सर जहां से हम पानी निकालते हैं, वाटर हार्वेस्ट करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, तो उनको बोलते हैं जी सर बाउली। तो यस आंसर इसका क्या रहेगा, दीज आर द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ये एंशियंट टाइम या मॉडर्न टाइम या मेडिवल टाइम के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, अलग अलग जगहों पे इनको यूज किया जाता था। जैसे आहर पायन जो है ये लगभग 12वीं सदी में बिहार वगैरह वाले एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम था, ठीक है जी। वाव वाला मैंने बताया जैसे गुजरात वगैरह में एक सिस्टम था। तो दीज आर द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये क्वेश्चन भाई मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, क्योंकि ये जो टर्म है ये वही बंदा कर पाएगा जिसने हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है, ठीक है ना। बट हाँ कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया, हम रेडी हैं इसके लिए, रिपीट तो होगा ही होगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली आज के अभी के ये क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।